गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत समतल का अध्ययन करेंगे। समतल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चपटी एक समान सतह उभर कर आती है, लेकिन वास्तव में गणित के रूप में गणित में समतल को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे ये भी हम देखेंगे। मान लो ये कागज का छोटा सा टुकड़ा है। इस पर कोई दो बिंदु लेते हैं ए और बी, और ए और बी को मिला लेते हैं। तो ए और बी को मिलाने के बाद अगर ये पूरा रेखा इस कागज में हो तो ये कागज समतल है, और अगर ये रेखा कागज में न हो तो वो समतल नहीं है। तो गणित की भाषा में हम कह सकते हैं कि कोई सतह समतल कहलाता है यदि उस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा भी उस सतह में हो। अर्थात हम कह सकते हैं कोई सतह समतल कहलाता है यदि उस पर कोई दो बिंदु लिए जाएं तो उनको मिलाने वाली रेखा भी उस सतह में पूर्णतः स्थित होती है। हर समतल का एक अभिलंब भी होता है। मान लीजिए कि ये एक समतल है, तो इसके अभिलंबवत एक रेखा की कल्पना कीजिए, वही इसका अभिलंब कहलाएगा। जैसे एक जमीन है और जमीन पर एक खूंटा या खंभा गड़ा हुआ है, तो वो खूंटा या खंभा उस जमीन वाले समतल का अभिलंब कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक समतल है, तो यहाँ पर हमें कल्पना करते हैं एक अभिलंब की, तो ये दिखाई दे रहा है डैश 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 के रूप में, वो इस समतल का अभिलंब है। अब हम समतल के अलग अलग रूपों में कुछ समीकरण जानेंगे। सबसे पहले समतल का व्यापक समीकरण। यदि किसी समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात पता हो, मान लो ये ए बी सी हो, तो उस समतल का समीकरण होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ पहले बता दिया गया है कि ए बी सी समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। अब हम देखेंगे समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप। यदि कोई तल निर्देशाक्षों पर क्रमशः ए बी सी अंतःखंड काटता है तो उस समतल का समीकरण निर्देशाक्षों पर मतलब तीनों अक्षों पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों को क्रमशः ए बी सी अंतःखंड काटता है, तो उसका समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होगा। मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और z अक्ष है। तीनों अक्ष को कोई समतल काट रहा है। जैसे हम एक समतल की कल्पना करते हैं, ये कोई समतल है जो तीनों अक्षों को काट रहा है। तो x अक्ष पे कटान बिंदु ये है, y अक्ष पे कटान बिंदु ये है और z अक्ष पर कटान बिंदु ये है। तो ये दूरी है आपका a, ये है b और ये है c, तो उसका समीकरण ये होगा। अब हम देखेंगे समतल के समीकरण का अभिलंब रूप। मान लीजिए कि ये कोई समतल है और उस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और उस लंब की लंबाई का दिक्कोज्या l m n है। यदि मूल बिंदु समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p जैसे पहले बता दिया गया था चित्र में, तथा उस लंब की दिक्कोज्याएं l m n हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है,
तो उस समतल का समीकरण होगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। जैसे कि पूर्व में बताया जा चुका है, ये P है मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, और LMN है उस लंब की दिक्कोज्या। अब हम देखेंगे किसी बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0, जहाँ A B C समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात है। अभी हम समतल के कुछ रूप देखे, इनको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में अभी हम याद कर रहे हैं, इनका प्रूफ आगे हम देखेंगे। अभी इसको एक सूत्र रूप में मान करके याद करना है। कुछ विशेष स्थितियों में समतल का समीकरण। यदि समतल मूल बिंदु से गुजरता है तो उस समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। आपको पता है समतल के व्यापक समीकरण में यहाँ d होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो वही समीकरण जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो यहाँ पर d नहीं रहेगा। दूसरा, x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। x अक्ष के समांतर समतल के समीकरण में x वाला टर्म नहीं रहेगा। जैसे समतल के व्यापक समीकरण में बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ पर ए एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा अगर x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है तो। ये व्यापक रूप में, या अंतःखंड रूप में देखना चाहेंगे तो y अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1, यहाँ पे x अपान ए वाला टर्म नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, आगे हम क्वेश्चन करते समय देखेंगे इसका प्रूफ। अभी आपको ये सूत्र याद करके रखना है। ठीक इसी प्रकार अगर y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण निकालना है तो उसमें ये y वाला टर्म नहीं रहेगा, मतलब वो हो जाएगा ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, या अंतःखंड रूप लिखेंगे तो x अपान ए प्लस वाई अपान बी वाला टर्म नहीं रहेगा, प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1, जैसे कि नीचे लिखते हैं। अर्थात y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण लिखना चाहें तो उसका व्यापक समीकरण होगा ax प्लस बी वाई वाला पद नहीं रहेगा, प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपान बी वाला टर्म नहीं रहेगा, जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आप जेड एक्स के समांतर समतल का समीकरण भी लिख सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण 1 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है तथा y एवं z अक्षों से 5 और 7 का अंतःखंड काटता है। जैसा कि दिया है, समतल y अक्ष और z अक्ष को कुछ दूरी पर काटता है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 5 है, यानी b का वैल्यू है 5, और z अक्ष पर अंतःखंड 7 है तो c का वैल्यू होगा 7। और बोला है कि x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है मतलब x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कुछ नहीं है, x अक्ष को नहीं काटेगा क्योंकि x अक्ष के समांतर है, तो गणित की भाषा में हम कहते हैं अनंत पर काटता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा अनंत। अब हम सूत्र जानते हैं कि समतल के समीकरण का अंतःखंड स्वरूप होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। यहाँ ए बी सी के वैल्यू रखेंगे तो x अपान ए यानी अनंत, y अपान बी यानी कि y अपान 5 और z अपान 7 इक्वल टू 1। अब चूंकि x के नीचे अनंत लिखा है, x अपान अनंत यानी कि 1 अपान इन्फिनिट, तो 1 अपान इन्फिनिट का वैल्यू होता है 0, तो 0 इंटू एक्स मतलब 0, तो ये वाला टर्म्स हट जाएगा। जैसे कि आपको पहले फार्मूला बताते समय बताया थे कि जब समतल x अक्ष के समांतर है तो ये वाला टर्म्स नहीं रहेगा,
तो क्यों नहीं रहेगा ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है तो उसके द्वारा काटा गया अंतःखंड अनंत होता है और 1/∞ मीन्स 0, यानी ये टर्म्स नहीं रहेगा। अतः आगे हो जाएगा y/5 + z/7 = 1। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके इसको लिख सकते थे। अब इसका एलसीएम निकाल करके हल कर लेते हैं और अंतःखंड रूप को हम व्यापक रूप में चेंज कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 7 = 35, ये 7y + 5z = 1, अर्थात 7y + 5z = 35। ये समतल का समीकरण हो गया जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर में आपको एक्स वाला टर्म नहीं दिखेगा यहाँ पर, तो ये by + cz = d या +d = 0 के फॉर्म में आ गया। तो अभी आपको दिया था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो तीनों अक्षों को कुछ काटता है, कुछ अंतःखंड में काटता है। अब उसका उल्टा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें समतल का समीकरण दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि तीनों अक्षों पर कितने कितने का अंतःखंड काटता है। एक उदाहरण है, समतल 2x + y - z = 5 द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ये एक समतल का समीकरण है व्यापक रूप में, क्योंकि ये किस रूप में लिखा हुआ है, ax + by + cz = d या +d = 0। तो ये व्यापक रूप में है, इसको हमको चेंज करना है अंतःखंड रूप में। उसके बाद अंतःखंड तीनों अक्षों के द्वारा काटा गया वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे अंतःखंड रूप में। आपको पता है अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b + z/c = 1। तो इक्वल टू के इधर 1 होना चाहिए। तो 5 को 1 बनाने के लिए आपको पता है कि पूरे में 5 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो सबसे पहले समतल के समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग करेंगे। यह है दिए गए समतल का समीकरण 2x + y - z = 5। इसके दोनों पक्षों में 5 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 5, तो कट के हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा x/, ये 2 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 5/2 + y/5 पहले से है प्लस z/, यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस नीचे आएगा तो वो हो जाएगा -5 = 1। अब आपको दिख रहा है कि ये x/a + y/b + z/c = 1 के फॉर्म में है। तो तीनों अक्षों पर काटा गया अंतःखंड दिखाई दे रहा है आपको। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड ये है 5/2, y पर 5 और z पर -5। समतल के इस समीकरण को अंतःखंड रूप में x/a + y/b + z/c = 1 से तुलना करने पर a b c का वैल्यू मिलेगा। यही तीनों अक्षों पर काटा गया अंतःखंड है। अगला एग्जाम्पल है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब 5 है और अभिलंब के दिक् अनुपात 2, 3, 6 है। आपको दिया गया है कि अभिलंब 5 है, खींचे गए अभिलंब 5 है, मतलब अभिलंब की लंबाई 5 है, मतलब p का वैल्यू 5 है। और अभिलंब के दिक् अनुपात, यानी कि दिक् अनुपात को हम ABC से डिनोट करते हैं, तो ये ABC का वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि समतल का समीकरण में ABC दिक् अनुपात के रूप में दिया रहता है, उसको हमको दिक् कोज्या के रूप में चाहिए। जब भी अभिलंब की लंबाई दिया रहता है तो समतल का समीकरण आप देख चुके हो, वो होता है LX + MY + NZ = P, जहाँ P लंब की लंबाई है। तो जब भी लंब की लंबाई दिया रहेगा तो इस फार्मूले का यूज़ करना है, और इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हमें ज़रूरत है LMN का, जबकि दिया है दिक् अनुपात ABC। तो इस ABC से दिक् अनुपात से दिक् कोज्या निकालना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम इस दिक् अनुपात के हेल्प से दिक् कोज्या निकालेंगे और इस समीकरण में पुट करेंगे तो आपको अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त होगा। दिया है दिक् अनुपात a = 2, b = 3 और c = 6। तो सबसे पहले हमको निकालना होता है √a² + b² + c²। तो वो हो जाएगा √2² + 3² + 6², तीनों मिलकर हो जाएगा 49, 49 का √7।
अतः अब L बराबर हो जाएगा a/√a² + b² + c², अर्थात a का वैल्यू है 2 और रूट ऑफ a² + b² c² निकाल लिया गया 7, तो L का वैल्यू आ गया 2/7। इसी प्रकार से M और N का मान निकाल सकते हैं। तो M का वैल्यू हो जाएगा b/ इतना यानी कि 3/7 और C का वैल्यू हो जाएगा 6/7। इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया LMN। अब हम अभिच्छ समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अतः अभिच्छ समतल का समीकरण होगा LX + MY + NZ = P से LMN का वैल्यू रखेंगे तो 2/7X, 3/7Y, 6/7Z और P लंब की लंबाई ऊपर दे दिया गया है 5। अब लघुत्तम 7 निकाल करके राइट साइड में गुणा करेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 3y + 6z = लघुत्तम 7 आया, 7 पंचे 35। तो ये आपका अभिच्छ समतल का समीकरण हो गया, जो आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, ax + by + cz = d या प्लस d = 0। यहाँ पर d में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ax + by + cz + d = 0 लिखेंगे तो 35 इधर आएगा, -35 = 0, तो d का वैल्यू हो जाएगा -35। तो ये व्यापक रूप में आ गया। अक्सर हम समतल के व्यापक रूप और अभिलंब रूप में कंफ्यूज होते हैं। कई बार पूछा जाएगा, बताइए कि ये समतल का व्यापक रूप में है कि अभिलंब रूप में है, ये समतल के व्यापक रूप में है कि अभिलंब रूप में है, तो आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर ABC है कि LMN है, ये पहचानना है। तो अगर ये LMN है तो आपको पता है कि दिक्कुज्या है और दिक्कुज्या के वर्गों का योग 1 होता है। तो अगर जो x, y और z का गुणांक है उनके वर्गों का योग 1 हो रहा हो तो वो दिक्कुज्या है, और अगर 1 नहीं हो रहा है तो वो दिक् अनुपात है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2/7 का वर्ग, 3/7 का वर्ग और 6/7 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। मतलब ये व्यापक रूप में है, अर्थात ये ABC के फॉर्म में है, और ये अभिलंब रूप में है अर्थात LMN के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे तो जांच जरूर कर लेंगे कि ये व्यापक रूप में है कि अभिलंब रूप में है, जो आसानी से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इक्वल टू के उधर दिया हुआ है 5, 35 कुछ भी, तो आपको पूछा जाएगा कि लंब की लंबाई कितनी है। उस समतल का मूल बिंदु से डाला गया लंब निकालेंगे तो लंब की लंबाई मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन देख के कैसे पहचानेंगे कि लंब की लंबाई है कि नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर वो दिक्कुज्या के रूप में है तो राइट साइड में जो है वो लंब की लंबाई है, और दिक् अनुपात के रूप में है तो राइट साइड में वो लंब की लंबाई नहीं है। क्योंकि ये देखो ऊपर में दिक्कुज्या के रूप में लिखा हुआ है, जब भी LX + MY + NZ = कुछ लिखा है तो वो जो कुछ लिखा है वो लंब की लंबाई कहलाएगा। और अगर ये AX + BY + CZ = D होता तो D लंब की लंबाई नहीं होता है। तो लंब की लंबाई के लिए ध्यान देना कि वो दिक् कुज्या के रूप में होना चाहिए, मतलब समतल का समीकरण अभिलंब रूप में होना चाहिए, तो लंब की लंबाई कहलाएगा राइट साइड में जो लिखा है वो। तो इस प्रकार बच्चों, आज आप लोग को समतल के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ दी गई, कुछ चुने हुए एग्जाम्पल आपको बताया गया। इसके आधार पर आप बच्चे वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे, और जो भी डाउट्स हैं पहले की भांति आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो समतल का आज जितना बताया गया है उससे रिलेटेड चीज़ों को आज जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक्स।